हेलो 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 मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा। मैं दीपक सैनी और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो हम पढ़ने वाले हैं आज अपना लेक्चर आगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अपना जो लेक्चर था, अपना जो टॉपिक था वो था सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने दो टाइप से पढ़ ली है। एक ऑक्टाहेड्रल में सीएफएस पढ़ ली, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और एक हमने टेट्राहेड्रल में क्या पढ़ लिया है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे, और वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पर इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मैं लास्ट में या बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहता हूं जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए अगर आप आए हैं, देख रहे हैं, तो लास्ट तक लेक्चर को देखें, आपको कुछ नई चीज जरूर सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। तो ध्यान से देखो, आज हम डिस्कस करेंगे कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके अलग अलग कलर होते हैं, जैसे ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कलर हैं। तो अब वो कलर हैं वो एक्चुअल में शो क्यों हो रहा है, किनमें, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो कलर शो होने के लिए हमें पता है कि हमें तीन कंडीशन भी पता है, डी एंड एब लोग है, वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, वहां भी आप उसको देख सकते हैं। पर कोई ना, मैं यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली बात तो ये। इस प्रॉपर्टी को या कलर को हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, तो एक्सप्लेन्ड बाई सीएफटी। तो हम इसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सीएफटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सीएफटी से। यहां तक बातें कंप्लीट हुई। अब ध्यान से देखो, होता क्या है, जो कलर है उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, वो फुलफिल होना जरूरी है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कलर शो नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान से देखो। तो कंडीशन फॉर कलर, तो अब हमें चेक करना है क्या, कंडीशंस फॉर कलर। कंडीशंस फॉर कलर। अब कलर के लिए कंडीशन क्या क्या है वो देखो। अगर ये कंडीशन आप जान गए तो समझो आप कलर समझ गए। पहली कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। चलो, तो पहली चीज लिगेंड की प्रेजेंस जरूरी। अब क्यों जरूरी है सब मैं डिटेल से बताऊंगा बाद में। दूसरी जो कंडीशन है, क्या है दूसरी कंडीशन? वो है फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि आप सब जानते हो कलर हैं वो लाइट में ही दिखते हैं। अंधेरे में कोई कलर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब एक बिल्कुल डार्क रूम में जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं है, अगर वहां अलग अलग कलर के शर्ट्स हैं या कोई क्लोथ्स हैं, वो अगर टांग रखे हैं, कपड़े टांग रखे हैं, और आपसे कहा जाए कि इन कपड़ों में ग्रीन कलर का शर्ट या कोई भी क्लॉथ है वो निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपने चूज किया और वही ग्रीन हो तो अलग बात है, बाकी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यही ग्रीन है। लाइट का प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, क्यों है वो भी बताएंगे। अगला पॉइंट, तीसरी कंडीशन ध्यान से देखो। तीसरी कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। ये वीबीटी में भी हमने पढ़ा था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। समझ रहे हो बात को? तो प्रेजेंस ऑफ
presence of unpaired electron, presence of unpaired electron in CMI या इन कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है, इन CMI। तो CMI के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस भी जरूरी है। तो ये तीन कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो कलर शो नहीं होगा। हाँ, कई जगह कलर के रीजन जो हैं वो अलग हो सकते हैं, वो हम लास्ट में और बताएंगे कि कलर के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। बट यहां कंडीशन क्या है, ये तीन कंडीशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि कलर शो क्यों होता है, वो भी ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखना, मैं थ्योरी अभी मैं समझा देता हूं, फिर लिखा भी देंगे, बाकी आप लिख सकते हो। तो कलर का कारण क्या है या कलर कैसे शो हो रहा है वो देखो। अब देखो, हम सब जानते हैं फ्री स्टेट जो होती है, जैसे ये है फ्री स्टेट, तो ये डी ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स ऑफ CMI या मेटल इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। क्लियर है? तो फ्री स्टेट में ये क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं पांचों डी ऑर्बिटल। अब लिगेंड की प्रेजेंस में जैसे ही लिगेंड आता है तो इनकी एनर्जी बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड तो ये दो एनर्जी ग्रुप्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड, कुछ हाई एनर्जी के और कुछ लो एनर्जी के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो ये लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हो गए हैं, स्प्लिट हो गए। तो ये तो हमने CFT में देखा था, और CFT से हम क्या करते हैं, कलर को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गए। अब मान लो हम कहते हैं कि हमारे पास CMI है, उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन से ऑर्बिटल है, T2Z, और ये कौन से ऑर्बिटल है, EZ। क्लियर? जैसे मान लो मैं यहां कहूं कि यहां D1, क्या है, D1, तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या यहां फिल होगा? बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो, अब यहां क्या कंडीशन हो सकती है, यहां कंडीशन हो सकती है क्या, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो मैं यहां डिनोट कर देता हूं कि लाइट की प्रेजेंस में ये एनर्जी लेगा। ये कौन प्रेजेंट है, लाइट। लाइट प्रकाश जो है, प्रकाश में क्या है, एनर्जी होती, फोटोन होते हैं। तो ये क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लो एनर्जी पे है, क्या है, लो एनर्जी, तो ये क्या है, लो एनर्जी स्टेट। तो ये व्हाइट लाइट आ रही है, लाइट व्हाइट कलर है, व्हाइट लाइट आएगी T2Z ऑर्बिटल में, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही कॉम्प्लेक्स पर गिरेगी तो T2Z ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस एनर्जी को, जो व्हाइट लाइट आ रही है, उसमें से किसी पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा किसमें, हाई एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा, हाई एनर्जी में जाएगा। क्लियर है? तो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, तो ये है हाई एनर्जी, ये क्या हो गया, हाई एनर्जी स्टेट। अब सब जानते हैं हाई एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एनर्जी हाई होगी, जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया तो ये क्या करेगा, आगे वापस लो एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा। तो ये हाई एनर्जी स्टेट थे और ये लो एनर्जी स्टेट। तो अब ये क्या करेगा, वापस ध्यान से देखो, तो ये किस में था, हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, वहां क्या है, अनस्टेबल, तो ये यहां क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, रीजन हाई एनर्जी के कारण। तो ये वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापस कहां जंप करेगा, बताओ, लो एनर्जी स्टेट में। तो ये वापस कहां आएगा, लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा।
क्लियर है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। जब हाई से लो एनर्जी में आएगा, ये कौन से थे? T2Z लो एनर्जी के थे, और ये क्या थे? EZ हाई एनर्जी के थे। ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन की बात करें तो ये वापस लो एनर्जी में आएगा, तो यहां से क्या इमिट करेगा? एनर्जी। यहां ध्यान से देखो, यहां लाइट जब आई थी तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था। अब वापस हाई से लो में आएगा तो फिर से एनर्जी इमिट करेगा, मतलब छोड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से कम हो रहा है। ज्यादा से कम होने का मतलब निकालेगा, और कम से ज्यादा होने का मतलब लेगा। तो यहां से ये क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां से एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी जो है E इक्वल्स टू वो क्या होती है? H C अपॉन लैम्बडा। एनर्जी का फॉर्मूला प्लांक कांस्टेंट, अगर आप प्लांक जो थ्योरी है वो अगर आपने पढ़ी हो तो प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है? इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो अब यहां क्या होगा? ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझो कि लो एनर्जी स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूरी? बिल्कुल नहीं। लो एनर्जी से लाइट की एनर्जी में से कोई पर्टिकुलर एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और कहां पहुंच जाएगा? हाई एनर्जी में। अब हाई एनर्जी होने के कारण स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम, यानी कि अनस्टेबल हो गई। तो वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कहां आएगा? लो एनर्जी में। लो एनर्जी में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जिस कलर की एनर्जी या जिस कलर का लैम्बडा क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, वो उसी रंग का क्या हो जाएगा? दिखाई देगा। क्लियर है? मतलब जिस कलर की एनर्जी इमिट करेगा उसी कलर का वो दिखाई दे देगा। क्योंकि एक बात बताओ, अगर हमें कोई चीज दिख रही है, वो किस लिए दिख रही है? जैसे एक बात बताओ, ये जो पेन है ये आपको ब्लू दिख रहा है। ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखो इस पर लाइट गिरी है। सही बात है, लाइट गिरी है तो इसने क्या किया है? लाइट के कुछ पोर्शन को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब। अब जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो निकला नहीं, तो यहां से अब कुछ पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी जो बच गया उसको ये क्या करेगा? इमिट, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया ही नहीं। तो रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दिया? उसने इमिट कर दिया। अब जो यहां से इमिट होके आ रहा है, यानी कि निकल के आ रहा है, वही कहां गिर रहा है? अपनी आंखों पर गिर रहा है, और अपनी आंखों पर वो कलर गिर रहा है, इसलिए हमें ये क्या दिख रहा है? ब्लू कलर का। यानी कि इसने और कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू कलर को इमिट किया, और वो अपनी आंखों तक पहुंचा, इसलिए ये ब्लू दिखा। तो सेम जो एब्जॉर्ब किया है, जो कलर एब्जॉर्ब किया है, वो कलर दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब कर लिया। कलर कौन सा दिखेगा? जो इसने इमिट किया है। और एब्जॉर्ब कलर या एब्जॉर्ब एनर्जी और इमिट एनर्जी क्या है? अलग अलग। तो जो एब्जॉर्ब करता है वो शो नहीं होता, इमिट करता है वो शो होता है। तो ये जो इमिट होने वाला जो कलर है वो एब्जॉर्ब कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, पूरक रंग जिसे हम कहते हैं। तो एब्जॉर्ब कलर का या एब्जॉर्ब एनर्जी का पूरक रंग दिखाई देता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये है सारा फंडा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि देखो ये भी डी ऑर्बिटल थे, ये भी डी ऑर्बिटल थे, तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में ट्रांजिस्ट कर रहा है। सही बात है। और यहां भी डी से डी में क्या कर रहा है? ट्रांजिस्ट कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन। तो ये हो गया डी ट्रांजिशन। क्लियर? और कलर का मेन रीजन क्या है? डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हो गया क्या? मेन रीजन, मुख्य कारण। मेन रीजन क्या हो गया? डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन हुआ तभी तो लो से हाई में गया और हाई से लो में आया, तभी तो एनर्जी इमिट हुई, और एनर्जी इमिट हुई तो कलर शो हुआ। सही बात है कि नहीं? अगर डी ट्रांजिशन होता ही नहीं, या लो से हाई में जाता ही नहीं, हाई से लो में आता ही नहीं, तो कलर शो होता ही नहीं। सही बात है। अब इस पूरी प्रोसेस के लिए आप देखो क्या जिम्मेदार है। पहली चीज, लिगेंड की प्रेजेंस जरूरी है। क्यों? क्योंकि लिगेंड की एब्सेंस में फ्री स्टेट में तो इनकी एनर्जी क्या है? इक्वल है, डीजनरेट है। तो देखो डी ऑर्बिटल जब तक स्प्लिट नहीं होंगे तब तक लो और हाई एनर्जी बनेगा नहीं, मतलब ये तो सेम एनर्जी है, यहां ट्रांजिशन हो नहीं सकता डी से डी में। क्यों? क्योंकि सब एक ही एनर्जी के। तो डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करने के लिए जरूरत पड़ी किसकी? लिगेंड की, क्योंकि लिगेंड की प्रेजेंस में ये स्प्लिटिंग होती है। सही बात है, जब लिगेंड आता है। बता रखा है पूरा। ओके।
फिर दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब मान लो स्प्लिटिंग हो भी, यहां इलेक्ट्रॉन भी है, पर इस इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने के लिए एनर्जी ही नहीं मिल रही है। और एनर्जी कहां से मिल रही है, लाइट से। सही है कि नहीं? अगर लाइट नहीं होती तो ये एनर्जी मिलती नहीं और ये हाई में जाता ही नहीं। क्लियर बात है? तो प्रेजेंस ऑफ लाइट भी जरूरी है लो से हाई में ले जाने के लिए। तो दूसरा, इसीलिए लाइट के अंदर ही कलर दिखते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, ट्रांजिस्ट कर जाए। अब तीसरी बात, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो लिगेंड भी था, लाइट भी थी, पर यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो फिर हाई एनर्जी में जाएगा कौन, और जब जाएगा ही नहीं तो आएगा कौन। तो ये तीनों कंडीशन जरूरी है, इनमें से एक भी नहीं है तो समझो बेटा कलर शो नहीं होने वाला। तो मेन रीजन क्या हो गया, डीडी ट्रांजिशन। क्लियर है? तो डीडी ट्रांजिशन क्या है, समझ में आ गई कि जब हम व्हाइट लाइट कॉम्प्लेक्स पर क्या करते हैं, फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो वो सम पोर्शन ऑफ व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब करता है और जंप इनटू द हाई एनर्जी स्टेट और या हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। और हाई एनर्जी ऑर्बिटल उच्च ऊर्जा की जो कक्षक है उनमें क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। ठीक है? Here it is unstable, जहां वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। देन इट अगेन जंप इनटू लो एनर्जी स्टेट, तो वो वापस क्या करता है, लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, एंड इमिट दी लाइट, और लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, या इमिट दी एनर्जी, और एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, एंड शो द कलर, और कलर क्या करता है, शो करता है। दिस फिनोमिना, इस पूरे प्रोसेस को इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन, हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी थ्योरी मैंने बोल दी है, अब आप इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डीडी ट्रांजिशन हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं, बहुत इजी था। लो एनर्जी से हाई में आएगा, हाई से वापस लो में आएगा, एनर्जी मीट करेगा, जिस कलर की एनर्जी मीट करेगा उसी कलर का शो होगा। बट एब्जॉर्ब एनर्जी और इमिट एनर्जी दोनों अलग है। जो एब्जॉर्ब करेगा वो इमिट नहीं करेगा, जो इसने एब्जॉर्ब कर ली थी वो इमिट नहीं की, वो तो एब्जॉर्ब कर ली, इमिट की जो एब्जॉर्ब नहीं थी। तो इमिट जो हो रहा है वो हमें कलर शो होगा, एब्जॉर्ब कर रहा है वो कलर शो नहीं होने वाला। समझ में आ गई? तो ये बात हो गई। तो यहां हम एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, क्या कि कलर कौन से होंगे। तो नोट पॉइंट कहता है क्या, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, the complex compound show complementary color, of absorbed light या कलर, of absorbed कलर या लाइट। क्लियर है? तो ये एब्जॉर्ब जो कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करने वाला है, शो करने वाला है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक रंग। लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या हो गया, पूरक रंग शो करेगा। तो एब्जॉर्ब होता है वो शो नहीं होता, जो इमिट होता है वो शो होता है, और इमिट होने वाला एब्जॉर्ब होने वाले का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत काम की बातें बताइए शॉर्ट में, बिल्कुल परफेक्ट बातें। कंडीशन जरूरी है, ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप डीडी ट्रांजिशन पढ़ोगे, कंडीशन से क्वेश्चन आ गया, मान गए। तो कंडीशन जरूरी है, फिर ये फिनोमिना जरूरी है, इस फिनोमिना को हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। ये कलर का मेन रीजन है, और भी है वो हम बता देंगे। क्लियर हुआ यहां तक की बात है? इसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, मैंने बोल दी है। ओके, अब इसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि ये सर कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले कि मान लो क्वेश्चन में आया कि किसी कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन कलर क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो बताओ वो किस कलर का शो होने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता होनी चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें अब कैसे याद हो, उसके लिए एक गजब की ट्रिक मैं बताने वाला हूं और आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था लेक्चर बीच में स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, बीच बीच में कई काम की बातें आने वाली। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कैसे फाइंड करें। क्लियर? तो अब ध्यान से देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। तो यहां तक की बातें हो गई खत्म। आ जाओ, अब हम यहां कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए एक साइकिल बनाने वाले हैं और उस साइकिल से आप सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं वो याद कर सकते हैं। एक ही मिनट में सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको याद हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखते हैं, आओ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कैसे निकालें? कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए ध्यान से देखो, मैं एक साइकिल बना रहा हूं, ये बहुत काम का है। तो हमने एक बढ़िया सा ये साइकिल बना लिया। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने इसके पार्ट किए। ये लो, हमने कितने पार्ट कर लिए? 6। अब आप देखो, लाइट जो है इसमें कितने कलर होते हैं? लाइट में होते हैं 7 कलर। कितने कलर होते हैं? 7 कलर। कौन कौन से होते हैं? यहां लिख देता हूं। 7 कलर कौन कौन से हैं? वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, क्या होता है? इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाई, येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये 7 कलर है। अब इन्हीं 7 कलर में से किसी को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को इमिट करेगा। तो अब यहां ध्यान से देखो, वॉयलेट और जो इंडिगो है वो सिमिलर से कलर है, ठीक है। इसलिए हम इंडिगो को यहां क्या कर रहे हैं? कैंसिल मान के चल रहे हैं। इसलिए इंडिगो को हम यहां नहीं पढ़ रहे। अब हमारे पास बचे कितने? 6। तो देखो हमारे पास 6 कॉलम। अब आप इनको सिक्वेंसली, ठीक है, सिक्वेंटली क्या करें? अरेंज करें सीक्वेंस से। जैसे पहले वी, फिर बी, फिर जी, फिर वाई और फिर आर। कहीं से भी स्टार्ट कर ले। जैसे मैंने यहां से कर लिया, वी, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ और फिर आर। ये हो गया, बहुत इजी। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि यहां जो एब्जॉर्ब हुआ, ये देखो, ये एरो का निशान का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब, अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी क्या होती है? एच सी अपॉन लैम्बडा। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी तो लैम्बडा भी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब। और अगर एनर्जी इमिट होगी तो लैम्बडा भी क्या हो जाएगी? इमिट, ठीक है। तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्बडा, सॉरी, एनर्जी इमिट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्बडा इमिट। तो एनर्जी इमिट मतलब लैम्बडा, ठीक है, ओके। तो आर का मतलब रेड और इस एरो का निशान मतलब एब्जॉर्ब, तो लैम्बडा ए बी। यानी कि अगर एब्जॉर्ब एनर्जी या एब्जॉर्ब कलर रेड होगा तो इसके जस्ट सामने वाला जो कलर है वो इमिट होगा, तो लैम्बडा इमिट। तो इमिट जो लैम्बडा है या एनर्जी है वो क्या होने वाली है? ग्रीन। सेम अगर मान लो एब्जॉर्ब लैम्बडा किस कलर का है? वोलेट। तो इमिटेड जो कलर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? येलो। समझ में आ गई बात? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखो कितना गजब, एक ही मिनट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद होने वाले हैं सारे। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि अगर ऑरेंज क्या है? एब्जॉर्ब है, तो लैम्बडा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब जो वेवलेंथ है वो कौन से कलर की है? ऑरेंज। तो हमें जो कलर शो होगा लैम्बडा इमिट, तो इमिट कौन सी कलर की होने वाली है? ब्लू।
तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स ने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है तो वो ब्लू कलर का शो होने वाला है, किसी ने अगर रेड एब्जॉर्ब किया है तो वो ग्रीन कलर का शो होने वाला है, किसी ने अगर वोयलेट कलर का एब्जॉर्ब किया है तो वो येलो कलर का दिखने वाला है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर येलो कलर एब्जॉर्ब करे तो फिर वोयलेट इमिट करेगा, अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करे तो ऑरेंज इमिट करेगा। तो वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, उल्टा आप लिख सकते हैं, बट आमने सामने वाले कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब कई बार क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स के कलर ऐसे होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन, नीला हरा। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है भाई, देखो दो कलर शो हो रहे हैं ब्लू और ग्रीन, इसका मतलब दो एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। तो अगर मान लो ये दोनों कलर रेड और ऑरेंज एक साथ क्या हो, एब्जॉर्ब, देखो यहां मैं सारे बताने वाला हूं। तो अगर ऑरेंज रेड या रेड ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर वो किस कलर का शो होने वाला है, दोनों ब्लू ग्रीन, तो लैम्बडा इमिट। तो दोनों कलर की लैम्बडा क्या होने वाली है, इमिट। तो ब्लू ग्रीन डबल कलर है, इसका मतलब डबल जो लैम्बडा है वो एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों की रेंज में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर की लैम्बडा में भी एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑरेंज कलर की लैम्बडा में भी एब्जॉर्ब कर रहा है। सेम ब्लू कलर की भी मीट करेगा और ग्रीन कलर की लैम्बडा भी मीट करेगा। तो ये है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। क्लियर हुआ? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का फंडा भी हमने यहां कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। अब यहां से हम कलर और उसका जो इंटेंसिटी है वो सब हम निकाल सकते हैं, बाकी की बाद की बातें हैं हम देखेंगे। अभी तक आप इतना ध्यान रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है वो ये होते हैं, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो लैम्बडा के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो लैम्बडा क्या होने वाला है, कम। सही है भाई, उस एनर्जी से रिलेटेड लैम्बडा कम होने वाला है। और इमिटेड एनर्जी अगर ज्यादा तो लैम्बडा जो इमिट हो रही है वेवलेंथ कम होने वाली है। तो ये फंडे हैं, हम आगे स्टेबिलिटी में बात करेंगे इनकी सबकी, ठीक है। एब्जॉर्ब एनर्जी का ऑर्डर है तो भी आप यहां से देख सकते हैं कि कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वो सब हम क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी, उन दोनों में हम क्या करेंगे, चेक करने वाले। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हो गया अपना कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो, तो ये कलर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम अगला जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ CFSE। अब हम ये देख लेते हैं कि CFSE जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि किन फैक्टर से CFSE अफेक्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब हम वो चेक कर लेते हैं। तो इसको तो मिटा देता हूं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ CFSE, चलो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हम पहले पढ़ चुके हैं फुल फॉर्म। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो फैक्टर्स हैं CFSE को अफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से। तो ध्यान से देखो, पहला, और इनको डिटेल से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कई सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाले। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं चार्ज ऑन CMI। चार्ज या OS एक ही बात है, ऑफ CMI, चार्ज या OS ऑफ CMI। OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला जो फैक्टर है वो ये है कि CMI पर चार्ज क्या है या उसकी OS क्या है। अब इससे कैसे चेंज होगी, तो पहले तो मैं इसका रिलेशन बताता हूं। क्या कि CFSE इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चार्ज या OS ऑफ CMI। तो CMI का जो चार्ज है या उसकी जो OS है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाली है क्या, CFSE। अब समझो कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि चार्ज बढ़ा
चार्ज या ओएस अगर इंक्रीज हुई तो चार्ज इंक्रीज होना है। देखो CMI है, जैसे +2 +3 +4 +5 +6, तो चार्ज बढ़ता जा रहा है। और पॉजिटिव जो होता है उसकी साइज चार्ज बढ़ने के साथ कम होती जाती है। क्लियर भाई, जितना ज्यादा चार्ज होगा CMI का साइज उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा। तो साइज ऑफ CMI क्या हो जाएगा, साइज ऑफ CMI, तो CMI का जो साइज है वो बेटा क्या होने लगेगा, कम। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो पूरा, अभी आप खुद कहोगे कि मजा आ गया भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ CFSC, यानी कि CFSC को प्रभावित करने वाले कारक एक ही लेक्चर में कंप्लीट होने वाले हैं, और इतने गजब तरीके से कि शायद कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहे, मैं मेहनत कर रहा हूं यार, मस्त रहो, चिल करो तुम, मैं याद गिरा के छोड़ूंगा, और वो भी कॉन्सेप्चुअल, ऐसे रटा रटाया काम नहीं है भाई। तो चार्ज या ओएस बढ़ेगी, तो चार्ज बढ़ने से जितना ज्यादा चार्ज आएगा साइज उतनी क्या होती जाती है, पॉजिटिव की कम। अब एक बात बताओ, जितनी साइज छोटी होगी न्यूक्लियस और आउटर शेल कहां आता जाएगा, पास आता जाएगा भाई। साइज बड़ा ही साइज थी तो न्यूक्लियस से दूर था शेल, साइज छोटी हो गई तो कहां आ रहा है, पास आ रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने वाला है किस पर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल के उन पर, या जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐड होने जुड़ने उन पर। तो यहां हम यूं लिख सकते हैं कि Z इफेक्टिव बढ़ने वाला है, साइज छोटी होने से क्या बढ़ेगा भाई, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव आप जानते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। और Z इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। चल अब ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब CMI का साइज छोटा हो गया, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएगा भाई, और आउटर शेल जो ऑर्बिटल हैं d ऑर्बिटल्स उनमें आएगा। तो देखो साइज छोटी होने से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया, तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये स्ट्रांगली क्या करने वाला है, खींचने वाला है। और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जितने पास आएंगे, याद करो, जितना पास आता जाता है लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके, ऑर्बिटल्स में रिपल्शन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। याद करो, 5 आदमी खड़े थे, छठा आदमी बंदूक लेके आ रहा था, जितना नजदीक जाएगा डर उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस कि नो? तो CMI क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड जो देने आ रहा है। अब जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उतने ही क्लोज जाएंगे किसके, CMI के। जितने क्लोज जाएंगे CMI के जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उनमें उतना ही ज्यादा क्या होने लगेगा, रिपल्शन। और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, लो एनर्जी और हाई एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिपल्शन का ही तो खेल था, हाई एनर्जी और लो एनर्जी होना। याद आया क्या? तो बताओ यहां से, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कौन सा है, CMI के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो बहुत क्लोज आएंगे उनमें रिपल्शन बढ़ गया। और ये रिपल्शन बढ़ने से स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ने से क्या हो गया, स्प्लिटिंग बढ़ गई, यानी कि जो d ऑर्बिटल्स थे वो दूर होते जाएंगे, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा तो स्प्लिटिंग बढ़ गई। और स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है बेटा, CFSC क्या थी, हाई एनर्जी और लो एनर्जी जो ऑर्बिटल्स थे, लो एनर्जी के हाई एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स थे d ऑर्बिटल, उनके बिटवीन एनर्जी का गैप ही तो क्या था, CFSC था। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा CFSC। समझ में आ गई क्या? तो क्या OS के प्रोपोर्शनल हुई क्या? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो हाँ कि ना? क्लियर है फंडा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? चल, अगला जो फैक्टर है वो है
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या नेचर ऑफ लिगेंड, तो दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड। अब हम अगर बात करें तो लिगेंड की नेचर से कैसे चेंज होगी, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि CFSE डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है उसके क्या होने वाला है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो यहां पर मैं नेचर या क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ भी लिख सकता हूं। नेचर या मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ भी लिख सकता हूं। तो यहां से ध्यान से देखो, CFSE है वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की क्या होने वाली है, प्रोपोर्शनल। अब कैसे, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFSE ज्यादा होगी, वीक लिगेंड है तो CFSE कम होगी, तो प्रोपोर्शनल होगी। कैसे, ध्यान से देखो यहां पर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो, बढ़े, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं, जिनके अंदर डोनर कौन हो, कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम, यानी कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डोनर। अच्छा, लिगेंड का काम क्या होता है बेटा, लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, किसको, CMI को। सही बात है कि, तो स्ट्रॉन्ग डोनर कौन होगा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। अब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, कम। तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टू CMI, तो CMI को इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन है, दान करना है, वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अब एक बात बताओ, CMI को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं और वो भी आसानी से, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके पास जाएंगे, CMI के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास जाएंगे, क्योंकि देने वाला इजीली दे रहा है। तो यहां CMI के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होने वाला है, इंक्रीज। सही बात है, क्योंकि जितना इजीली लिगेंड डोनेट करेगा ऑर्बिटल्स में, उतना ऑर्बिटल्स के पास आएंगे इलेक्ट्रॉन, और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों में क्या लगेगा, रिपल्शन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर वही बात, स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर स्प्लिटिंग बढ़ गई बेटा, तो सिंपल सी बात है, CFSE भी क्या हो जाएगी, बढ़ने वाली है, क्योंकि स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा, एनर्जी गैप उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्लियर हुए, तो दो कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। अब दो कॉन्सेप्ट और बचते हैं, वो हम और क्लियर कर लेने वाले। तो अभी आप इन दोनों को फटाफट से ढंग से जल्दी से स्क्रीनशॉट मारें और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, तो ये अपना कंप्लीट हुआ दो पॉइंट, दो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। फिर हम अगला जो फैक्टर है, फैक्टर नंबर 3, वो देखने वाले हैं, और वो है नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये तो थी नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स, और अब है नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहाइड्रल भी हो सकते हैं, टेट्राहाइड्रल भी हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री एक ही बात है। तो हम लिख सकते हैं अगला 3rd नंबर की टाइप या नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, या ज्योमेट्री लिख सकते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है या जो नेचर है
उससे भी अफेक्ट होती है कौन, CFSE। कैसे? तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो CFSE होने वाली है, ध्यान से सुनना, वो होने वाली है SP, स्क्वायर प्लेनर की। फिर इससे कम जो होने वाली है वो होने वाली है ऑक्टाहाइड्रल की, और फिर सबसे कम जो होने वाली है वो होने वाली है डेल्टी, टेट्राहाइड्रल। और ये सब मैंने आपको बता रखे। तो ये तो हो गया किसका, CFSE का ऑर्डर। ये क्या हो गया, CFSE का ऑर्डर। अब यहां ये समझना जरूरी है कि सर ये कम क्यों हुआ और ये ज्यादा क्यों हुआ। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात कि ऐसा क्यों। तो बेटा यहां पर अगर मैं कहूं कि जो ऑक्टाहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर जो CN है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, वो कितनी होती है, 6। और टेट्राहाइड्रल में कॉम्प्लेक्स में कितनी होती है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में CN कितनी होती है, 4। सही बात है। अब एक बात बताओ, एक तो CMI के पास 6 लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने, और एक CMI के पास 4 लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने। बताओ कहां इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, जहां 6 लोग आ रहे हैं। बताओ, एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 6 लोग 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 12। तो CMI के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने वाली है, यानी कि CMI के पास आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो CMI के इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ज्यादा हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, उनमें रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन उतना ज्यादा कराएंगे। सही। जबकि यहां टेट्राहाइड्रल में क्या है, 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 8। तो CMI के पास आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, कम है। तो CMI के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन क्या होने वाला है, कम। तो यहां रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे CMI को, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा। यहां 4 आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे CMI के पास, तो जो रिपल्शन है वो क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहां भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां रिपल्शन ज्यादा, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका कम है वहां रिपल्शन कम हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अब हम यहां कुछ रिलेशन बताने वाले कि जो डेल्टी है, यानी कि टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो CFSE है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो इक्वल होती है कितने, 4/9 डेल ओके। किसके, 4/9 डेल ओके। यानी कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका 4/9 टाइम होता है। ये काम का पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में आता है सीधा। क्लियर हुआ। और इसी के साथ मैं एक और नोट पॉइंट लिखा देता हूं, क्या कि जो डेल SP है स्क्वायर प्लेनर में, वो इक्वल होती है 1.3 डेल ओ। यानी कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो CFSE है उसका 1.3 टाइम कौन होता है, डेल SP होता है। तो ये दोनों नोट पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर। अब स्क्वायर प्लेनर में कई कह रहे होंगे कि सर यहां टेट्राहाइड्रल है 4, स्क्वायर प्लेनर भी तो 4 से बनता है। बट टेट्राहाइड्रल की कंडीशन देखिए बेटा, टेट्राहाइड्रल में हर एक लिगेंड कितने पे जाता है, 109 डिग्री पे, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल पे जाता है। जबकि स्क्वायर प्लेनर में अगर आपने देखा हो तो कितने पे आ गया, 90 पे आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोज आ रहे हैं, वो कितने पे थे, 109 दूर थे, यहां 90 पे हैं, क्लोज आ रहे हैं। जितने क्लोज आएंगे इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्शन। तो सिंपल सा फंडा है, दिमाग नहीं घुमा रहा। तो स्क्वायर प्लेनर में तो बहुत ज्यादा क्या होता है, रिपल्शन होता है पास होने की वजह। यहां तक क्लियर हो गया। तो तीसरा फंडा क्लियर हो गया। और लास्ट में होता है एलिमेंट ऑफ डी सीरीज। लास्ट में कौन सा होता है, एलिमेंट ऑफ डी सीरीज या डी सीरीज एलिमेंट। तो ये मैं मिटा देता हूं। और फिर चौथा जो फैक्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है बेटा क्या, एलिमेंट ऑफ डी सीरीज।
अलग पेन से डाल देते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है एलिमेंट ऑफ डी सीरीज। तो एलिमेंट्स ऑफ डी सीरीज, तो यहां पर अपने पास डी सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो डी जो ऑर्बिटल्स, सॉरी डी जो ब्लॉक है उसके जो एलिमेंट हैं वो 4 सीरीज में क्या है, डिवाइड है। आप डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर जाके देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहां देखें और ये सीखें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो CFSE है, क्या है CFSE। तो यहां पर ध्यान से देखना, 5D सीरीज जो है एलिमेंट उनकी सबसे ज्यादा, फिर 4D सीरीज की होती है बेटा, और फिर 3D सीरीज की होती है। तो जो CFSE होती है वो 5D, 4D और 3D सीरीज की होती है। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स में इन सीरीज के कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, इन सीरीज के एलिमेंट हैं किसी कॉम्प्लेक्स में CMI के फॉर्म में, तो अगर 5D सीरीज का होगा तो उस कंपाउंड की जो CFSE है वो 4D सीरीज वाले एलिमेंट से ज्यादा होने वाली है और 4D की 3D से ज्यादा होने वाली है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इनके क्वेश्चन हैं, जब आएंगे मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि ऐसा है। बाकी थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली, यस कि नो। बाकी ये आप जानते ही हो डेल ओ डेल टी क्या होता है, क्लियर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा CFSE होती जाएगी, और OS से आप पता कर ही सकते हैं। एग्जांपल्स हैं वो हम दे देंगे, साथ एक क्वेश्चन हम करवा देंगे इनके, तब और भी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ CFSE कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर। चलो, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगला जो टॉपिक है बेटा अपना वो देखने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या चेक करने वाले हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, तो हम उनकी स्टेबिलिटी चेक करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी का। CFSE अगर आपने पढ़ ली है तो ये अभी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन जब होंगे बहुत इजी लगेंगे आपको, और नेक्स्ट जो सेशन अपना या लेक्चर है वो क्वेश्चन पे होने वाला है। CFT के जितने भी टाइप के क्वेश्चन वो सारे हम यहाँ डिस्कस करने वाले। तो आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारा जो मैटर है वो अवेलेबल कराऊंगा, और एक अच्छी प्रिपरेशन मैं यहाँ कराने वाला हूँ आपको। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें, मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स जो है उनकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, ध्यान से देखो। हम दो फंडे बताएंगे। पहला CFSE का, तो यहां पर ध्यान से देखो, जो स्टेबिलिटी है, क्या है स्टेबिलिटी, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होने वाली है किसके, CFSE के। तो पहला कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का CFSE से। अब CFSE हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है, एनर्जी। CFSE क्या होती है, एनर्जी। और एक्चुअल में एनर्जी को हम HC अपॉन लैम्बडा से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। भाई एनर्जी क्या है, HC अपॉन लैम्बडा। तो एक बात बताओ, हमने पहले ही पढ़ा है कि हाई एनर्जी स्टेबिलिटी लो, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, कम है, वो कम स्टेबल है। जैसे मान लो किसी की गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा है, यानी कि एनर्जी ज्यादा है, तो वो भाई साहब गाड़ी को घुमाएगा यूं यूं इधर उधर, तो वो अनस्टेबल है, एक जगह रुकेगा नहीं। बट लास्ट में अगर हम बात करें, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी पैदल धक्का देके लाएगा या फिर रुक जाएगा वहीं पे।
इसका मतलब स्टेबल हो गया, तो एनर्जी कम स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो सिंपल सी बात है, सीएफएससी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जिस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको सीएफएससी पता है या सीएफएससी निकाल लो तो आप उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो। जैसे 3 कॉम्प्लेक्स है, किसी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, किसी की सीएफएससी बहुत ज्यादा है और किसी की सीएफएससी बहुत कम है। तो स्टेबल कौन होगा, जिसकी सीएफएससी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जिसकी सीएफएससी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। इनवर्स है। तो सीएफएससी आप निकालो, और सीएफएससी का फंडा सारा मैंने बता दिया कि किसकी ज्यादा होने वाली है और किसकी कम होने वाली। अगर सीएफएससी मिल गई तो स्टेबिलिटी का काम तमाम मस्त रहे। क्वेश्चन कराएंगे इसके, अभी केवल कॉन्सेप्ट सीखें। क्वेश्चन सेशन में रखने वाला हूं, जस्ट अगला लेक्चर अपना ही क्वेश्चन पे होने वाला। तो केवल समझे आप कि एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और एनर्जी जो है वो हम किससे मेजर कर सकते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया है फैक्टर्स, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे तो वहां से सीएफएससी आप आइडेंटिफाई करो और स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। और दूसरा जो है वो है स्टेबिलिटी इन सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी इन सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या। तो देखो, मैं वैसे तो बता दूं कि सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी है वो देखी जाती है ओवरऑल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है उससे, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको हम बीटा से क्या करेंगे, डिनोट करने वाले, कि मान लेते हैं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट है वो क्या है, बीटा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। जैसे सपोज दैट हम एक इक्वेशन लेते हैं, तो अज्यूम एन इक्वेशन या रिएक्शन। तो ए रिएक्शन एक रिएक्शन अपने पास क्या है। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है M, और यहां हम ले लेते हैं H2O, और इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं, N, ये है। अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी लिगेंड से, और लिगेंड कितने ले लिए, N ले लिए। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये वाटर, देखो अंदर से वाटर को रिप्लेस करेंगे और लिगेंड इसकी जगह जुड़ते जाएंगे। क्लियर। और फाइनली मैं अगर कहूं तो फाइनली इधर तो बन जाएगा क्या, M, L और N, और साथ में क्या हो जाएंगे, NH2O रिलीज होने वाले हैं। यस कि नो। तो ये तो बन जाएगा MLN, और ये H2O क्या होने वाले, रिलीज होने वाले। अब यहां पर ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम है, तो अगर इस इक्विलिब्रियम के लिए मैं कांस्टेंट लिखूं, क्या लिखूं, कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर ध्यान से देखो, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसे हम क्या लिख दें, बीटा, और यहां सब हमने n माने हैं तो यहां मैं बीटा n लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बीटा भी लिख सकते हो। तो यहां देखो इक्विलिब्रियम आ रहा है क्या, और इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहां प्रोडक्ट कौन है, M, मैन, यही तो है कॉम्प्लेक्स, तो MLN, और इसकी पावर 1 क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, और यहां क्या हो जाएगा, MH2O N, ठीक है, और लिगेंड, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, N। तो ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यानी कि यहां आप माना है कि ये कोई रिएक्शन है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, और फाइनली ये हमारे पास बन रहा है, और H2O ऐसे निकल रहे हैं, और इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है।
तो इस कंडीशन में हम स्टेबिलिटी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे कि बीटा बीटा एन। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इक्विलिब्रियम हुआ है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो MLN हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया और ये हो गया। वाटर तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। भाई हम किस में देख रहे हैं, सॉल्यूशन में। तो जैसे ही वाटर रिलीज हुआ कहाँ गया, एज ए सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब हम ध्यान से देखो, ये वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कई स्टेप में हो रही है। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है वो कई स्टेप में हो रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं द अबाउ रिएक्शन is complete in following step. तो ये कई पदों में हो रहा है, कई स्टेप में हो रहा है। कैसे? जैसे अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास M है, एक H2 रिप्लेस हो गया एक L से, तो यहां एक लिगेंड आ गया, L आ गया। और यहां क्या हो गया, ध्यान से देखो, H2O, और N में से कितना गया, एक। ओके, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अभी हमारे पास कितने हैं, ये तो M H2O N ही है, ठीक है। अब हम यहां लिगेंड कितने थे, N, पर हमने कितना लिया, एक। हमने एक लिया तो ध्यान से देखो यहां क्या होगा, यहां होने वाला है M, एक लिगेंड यहां आ जाएगा और एक H2O को यहां से रिप्लेस कर देगा, तो H2O और N माइनस क्या हो गया, 1। भाई N थे, N में से कितना गया, एक। क्यों? क्योंकि एक की जगह कौन आ गया, ये एक लिगेंड आ गया, तो N में से एक कम कर दिया, तो ये बच गया। और यहां पर क्या आ गया साथ में, H2। क्लियर है कि एक H2 आ गया। फिर इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए मान लो कि जो कांस्टेंट है वो कितना है, K1 है। क्लियर है? अब मान लेते हैं फिर से आगे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ML H2O N-1, ये वाला। अब हमने फिर इससे फिर एक लिगेंड से रिएक्ट करा, इसके लिए कांस्टेंट K2 हो जाएगा, फिर से एक लिगेंड अंदर जाएगा, तो यहां आ जाएगा क्या, ML2, और यहां क्या हो गया, H2O, और इस बार N माइनस कितने हो गए, 2 हो गए। भाई पहले N में से एक गया था, इस बार N में से 2 चले गए, साथ में फिर से क्या आ गया, एक H2। अब ऐसे फर्दर ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम फाइनली ये लिख दें कि क्या, कि M जो है, ठीक है, M, ये जो H2ON-2 है, तो यहां पर हम लिख देते हैं M H2O-2, इसकी फिर से मैंने किससे रिएक्ट कराई, लिगेंड से, सॉरी L2 भी है साथ में, तो एक और लिगेंड कहां गया, अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, K3, इसके लिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K3, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ML3 H2O N-3 प्लस H2, तो ये हो गया। और अब अगर इसी में मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसी में आगे बताऊं तो, ओके, ये आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या, एक बार ले लेना भाई, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शन। एक काम करो जल्दी से, यहां पर देखो ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता जाएगा, आगे चल रहा है, फिर 2 जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर ये जुड़े। क्लियर? और फाइनली अगर हम कहें तो यहां से जितने भी ये थे NL, वो वाटर को रिप्लेस कर देंगे, वो वाटर को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और क्या बन जाएगा, MLN। क्लियर है? क्या बन जाएगा, MLN बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और बता देते हैं। चलो, हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं पहले। तो ऐसे देखो स्टेप बाय स्टेप वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, लिगेंड क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा।
वाटर के मॉलिक्यूल्स हटते जाएंगे, लिगेंड क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। और फाइनली जो है क्या है, फाइनली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनल जो फाइनल रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन वो क्या होने वाली है कि जो मेटल है उससे कितने लिगेंड जुड़ गए, एन लिगेंड जुड़ गए, और क्या बन गया, MlN कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन ये हो जाएगी। हो गया। अब यहां पर अगर हम फाइनल रिएक्शन देखो, कांस्टेंट क्या है, K1 K2 K3, और फर्दर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, यस कि नो। तो जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा एन, वो क्या हो जाएगा भाई, देखो एक स्टेप के लिए K1, दूसरे के लिए K2, तीसरे के लिए K4। भाई इसी रिएक्शन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो पहले एक एल जुड़ेगा, फिर दूसरा एल जुड़ेगा, फिर तीसरा लिगेंड जुड़ेगा, और ऐसे करते करते एन एल जो लिगेंड है वो जुड़ जाएंगे। तो अलग अलग स्टेप में जाकर के ये कंप्लीट होगी, तो फाइनली ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा एन क्या आएगा, जो भी कांस्टेंट आए आपके पास यहाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और उसके बराबर आने वाला ओवरऑल कांस्टेंट। तो K1 K2 K3 इनटू फर्दर क्या हो जाएगा, Kn। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गया। अब यहां पर काम की बात कि सर स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करें, तो अब वो काम की बात सुनो, ये तो केवल थ्योरी थी पूरी। अब काम की बात यहां ये होने वाली है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना, नोट पॉइंट पहला कि जिसके लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर क्या हो, ज्यादा हो, तो समझो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। समझ गए, क्लियर है। तो जिस कॉम्प्लेक्स के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, हाई होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होने वाली है, हाई। पहली चीज क्लियर। चलो नोट पॉइंट 2, जो सक्सेसिव जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट थे, नोट पॉइंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीजेस, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जो वैल्यू K1 की है वो ज्यादा होगी, फिर K2 की कम होगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फिर K3 की और कम होने वाली है, और फिर ऐसे ही Kn हो जाएगा। यानी कि nth जो आएंगे वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये बात थी। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको किसी कॉम्प्लेक्स के जो रिएक्शन है आपको या प्रोसेस है वो अलग अलग दे के रखेंगे, और फिर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, हाई है या लो है, या ऑर्डर पूछेगा कि किसकी ज्यादा किसकी कम। तो हमें पता होना चाहिए कि सक्सेसिव, कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो हम ऑर्डर में क्या कर देंगे, उसको अरेंज कर देंगे। और ओवरऑल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा कैसे निकालोगे, जो भी आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिए गए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा। अगर ज्यादा आ रहा है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो समझो कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, हाई होने वाली है। और अगर कम आ रहा है तो समझो कि स्टेबिलिटी क्या होने वाली है बेटा, लो होने वाली है। ठीक है, ओके। तो ये स्टेबिलिटी अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहां तक CFT का जो टॉपिक था वो हम यहां क्या कर चुके हैं, कंप्लीट। तो CFT के अब क्वेश्चन जो हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैंने पहले से रेडी कर रखे हैं, तो हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
और आपको लगेगा कि वाकई में जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है इनको पढ़ने के बाद, बट आप इन लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, बाकी लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इतना समय जुड़े रहने और मेरे को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें, आपका सपोर्ट बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।